हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो इस सेशन में हम लोग सीखेंगे क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल्स, उसमें एक्सरसाइज 8.2 है। उसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें काफ़ी बच्चों को डाउट आता है, तो आज हम इस क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट करना स्टार्ट करिए ये आंसर। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। जो भी उसकी चार साइड्स हैं, ए बी बी सी सी डी और डी है। तो रोम्बस ए बी सी डी में हर साइड का जो मिड पॉइंट है वो पी क्यू आर एस दे रखा है, और जब आप उन पी क्यू आर एस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो आपको पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं अब। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। और क्या गिवन है हमारे पास, हमें ये गिवन है कि पी क्यू आर एस जो हैं वो मिड पॉइंट्स हैं, आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ सारी साइड्स। कौन सी साइड्स है हमारे पास, ए बी, बी सी डी और डी ए रिस्पेक्टिवली। इतना क्लियर हो गया। हमको प्रूव क्या करना है बताइए। प्रूव क्या करना है हमको कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, हमको ये प्रूव करना है। तो टू प्रूव में लिख देते हैं पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। हमको ये प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये फिगर एक्चुअली दिखेगी कैसे। तो सबसे पहले एक रोम्बस बनाएंगे हम लोग। रोम्बस कुछ इस तरीके से है। मैं थोड़ा स्ट्रेट बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसा। तो रोम्बस है ए बी सी डी, तो यहाँ पे मैंने ए बी सी डी एज्यूम कर लिया है। चारों वर्टेक्स जो हैं ए बी सी डी हैं, और जो हर साइड है उसका एक मिड पॉइंट है। तो ए बी वाली जो साइड है उसका मिड पॉइंट मैंने पी मान लिया, बी सी वाली साइड का मिड पॉइंट मैंने क्यू मान लिया, सी डी वाली साइड का मिड पॉइंट मैंने आर मान लिया, और ए डी वाली साइड का मिड पॉइंट मैंने एस मान लिया। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, क्यू और आर को, आर और एस को, और एस और पी को। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है जो ग्रीन कलर का आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है पी क्यू आर एस, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब इसमें हम बेसिकली सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं छोटी सी, ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख सके। ज्वाइन ए सी। ओके, तो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, जो ट्राइंगल ए बी सी है इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये ए बी सी, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ब्लू कलर का ट्राइंगल, इसमें कौन कौन मिड पॉइंट है बताइए। पी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। क्यू मिड पॉइंट है बताइए किसका, बी सी का। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि ट्राइंगल ए बी सी में अगर पी और क्यू मिड पॉइंट है, ए बी और बी सी का, तो ये जो पी क्यू दिख रहा है आपको, ये पी क्यू, ये पैरेलल हो जाता है ए सी के, और ये पी क्यू हाफ हो जाता है ए सी के। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, आपको पता होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी पी इज मिड पॉइंट ऑफ, पी किसका मिड पॉइंट है बताइए, ए बी का। क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, क्यू किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। ठीक है, पी मिड पॉइंट है ए बी का और क्यू मिड पॉइंट है बी सी का। तो इस तरीके से हमने देखा जो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, तो मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पूरा अच्छे से लिखना है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हमारा जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल आ जाएगा, ए सी के। और जो पी क्यू है वो किसका हाफ आ जाएगा बताइए, ए सी का ही हाफ आ जाएगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब फिर से देखिए, हम ट्राइंगल ए डी सी में जाएंगे। ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए डी सी है। इसमें देखिए कौन कौन यहाँ पे मिड पॉइंट है हमारे पास, कौन से पॉइंट्स है मिड पॉइंट। एक तो पॉइंट है एस मिड पॉइंट है ए डी का, एक पॉइंट है आर जो कि मिड पॉइंट है डी सी का। तो क्योंकि ट्राइंगल ए डी सी में एस और आर मिड पॉइंट है, तो एस आर जो है, एस आर वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और एस आर हो जाएगा हाफ ए सी का। तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ए डी सी एस इज मिड पॉइंट ऑफ, एस किसका मिड पॉइंट है बताइए, एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। और जो आर है, आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी, या फिर सी डी, कुछ भी लिख लीजिए।
तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि जो एस आर है हमारा वो पैरेलल है किसके, ए सी के, और जो एस आर है वो है हाफ ऑफ ए सी। यस और नो? ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ध्यान से देखिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। दोनों ही इक्वेशन को ध्यान से देखने में पता चलता है कि जो ए सी है वो किसके पैरेलल है, पी क्यू के भी पैरेलल है। ध्यान से देखिए, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, और ए सी और किसके पैरेलल है, एस आर के। मतलब ए सी पी क्यू के भी पैरेलल है और एस आर के भी पैरेलल है। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि पी क्यू और एस आर वो दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। यस और नो? अब आगे चलते हैं। जो ए सी अपन टू है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के, और जो ए सी अपन टू है ये वाला वो किसके इक्वल है, एस आर के। तो क्योंकि पी क्यू और एस आर दोनों ही ए सी अपन टू के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल होने चाहिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। यस और नो? अब अगर आप थ्योरम 8.8 पढ़ेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ थ्योरम 8.8। देखिए, थ्योरम 8.8 पढ़िए, ये है आपका पेज नंबर 145 पे। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई भी दो अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाती हैं और पैरेलल भी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये ए बी इक्वल भी है आपस में, और ये ए बी और सी डी इक्वल है आपस में, और ए बी और सी डी पैरेलल भी आपस में, तो ये पूरा का पूरा जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। ये थ्योरम 8.8 कहता है। तो इसी का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है उसमें पी क्यू एस आर के पैरेलल भी है और पी क्यू और एस आर इक्वल भी है। तो कंक्लूजन कुछ इस तरीके से निकला हमारे पास कि जो पी क्यू आर एस है वो क्या हो चुका है, एक पैरेललोग्राम बन चुका है। एक पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, जिसको नोट करना है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, वो फटाफट से यहाँ पे ले लो। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट विंडो में समझाता हूँ। तो फिगर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसलिए मैंने फ़िगर को भी बिगाड़ी नहीं है, क्योंकि कई बार समझाते समझाते फ़िगर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो मैंने सोचा इस बार इसका थोड़ा ध्यान रखा जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट विंडो में मैं आपको समझाता हूँ आगे की कहानी। देखो, हमको ये पता है कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक रोम्बस है। फिगर देखो सामने, ए बी सी डी एक रोम्बस है। वी नो ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। और रोम्बस की एक बहुत खास प्रॉपर्टी होती है, वो आप लोगों को पता ही होगी, कि जो इसकी सारी साइड्स होती हैं, ऑल साइड्स, वो इक्वल होती हैं। ए बी सी डी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी है वो बी सी के इक्वल होगा? यस और नो? देखिए, ए बी, ये वाली साइड जो है ए बी, और ये जो बी सी है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये रोम्बस है। तो ए बी और बी सी इक्वल होगा। ओके, क्या मैं दोनों जगह 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ए बी अपॉन 2 और बी सी अपॉन 2 हमारे पास इक्वल आ चुके हैं। अब एक बात बताओ, ए बी का हाफ क्या है? क्या ए बी के हाफ को मैं पी बी कह सकता हूँ? क्यों? क्योंकि पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्वेश्चन में गिवन था पी मिड पॉइंट है ए बी का। सिमिलरली क्या मैं बी सी अपॉन 2 को मैं बी क्यू लिख सकता हूँ? क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। तो पी बी और बी क्यू इक्वल आ चुके हैं हमारे पास फिलहाल। पी बी और बी क्यू इक्वल आ चुके हैं। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं सीधा वहीं पे लिख रहा हूँ कि इम्प्लाइज पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। आई होप इतना कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो ट्राइंगल पी बी क्यू है आपके पास, ट्राइंगल पी बी क्यू, ये ट्राइंगल पी बी क्यू है। इसमें हमने देखा है कि जो पी बी है वो बी क्यू के इक्वल है। पी बी जो है ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है बी क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल है। और ट्राइंगल पी बी क्यू में अगर जैसे दो ये साइड्स इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो ये ब्लू कलर के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो मैं इनका नाम दे देता हूँ पहले। सपोज़ ये वाला जो एंगल है ये एंगल 1 है, ये वाला जो एंगल है इसको मैंने एंगल 2 बोल दिया, इसको एंगल 3 बोल देते हैं, और इसको एंगल 4 बोल देते हैं, क्योंकि इनका थोड़ी देर में यूज़ होने वाला है। तो फिलहाल आपने ये देखा, क्योंकि पी बी और बी क्यू इक्वल है, इसलिए कौन से दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 और एंगल 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न क्या हो जाएगा? रीज़न ये हो जाएगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। वो एंगल्स जो दो अपोजिट इक्वल साइड्स के इक्वल, मतलब दो साइड्स हैं किसी ट्रायंगल में, उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। कब? जब वो दोनों साइड्स भी इक्वल होती हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ए बी सी डी एक रोम्बस है, इसका मतलब ए बी और बी सी तो इक्वल होगा ही होगा।
तो ए बी अपॉन टू बी सी अपॉन टू इक्वल है, तो पी बी और बी क्यू तो इक्वल आ गया था। क्या हम ए बी अपॉन टू को ए पी भी लिख सकते हैं? ए बी तो ये रहा पूरा, इसका हाफ क्या हो जाएगा ए पी भी और पी बी भी, क्योंकि पी मिड पॉइंट है। तो क्या ए बी अपन टू को मैं ए पी भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ए बी अपन टू को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ए बी अपन टू है उसकी जगह मैं ए पी लिख दिया, यस और नो। सिमिलरली जो हमारा बी सी अपन टू है तो उसकी जगह क्या मैं सी क्यू भी लिख सकता हूँ, ये वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, तो मैंने क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, इसलिए मैंने बी सी अपन टू को क्या लिख दिया, सी क्यू लिख दिया। इतनी बात क्लियर होगी? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से बात सुनिए, हमको ये पता है कि रोम्बस है तो इसकी जो ऑल साइड्स है वो इक्वल होंगी, तो क्या सी डी और ए डी भी आपस में इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सी डी और ए डी भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये एक रोम्बस है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी डी इज इक्वल टू ए डी। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो क्या दोनों का हाफ भी इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। सी डी अपॉन टू और ए डी अपॉन टू इक्वल हो जाएगा। अब एक बात बताइए, सी डी अपॉन टू जो है, सी डी अपॉन टू ये है पूरा का पूरा सी डी, इस सी डी का अगर मैं हाफ करूँगा तो दो साइड्स मिल सकती है हमको, डी आर और सी आर। तो क्या मैं सी डी अपॉन टू को ये सी आर कह सकता हूँ, इतना पोर्शन सिर्फ, क्योंकि आर मिड पॉइंट है सी डी का। बहुत बढ़िया। ऐसी जो ए डी अपॉन टू है ये पूरा का पूरा ए डी है, इस ए डी अपॉन टू को क्या मैं ए एस लिख सकता हूँ, क्योंकि एस मिड पॉइंट है ए डी का। इसलिए हमारा जो आर एस है वो किसके इक्वल आ गया? ए एस के। आर एस जो है वो ए एस के इक्वल आ जाएगा। तो वो मैं आपको दूसरी विंडो में लिख के दिखाता हूँ। तो सी डी अपॉन टू की जगह मैंने लिख दिया सी आर और ए डी अपॉन टू की जगह मैंने लिख दिया ए एस। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी फिलहाल, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, अब देखिए हम दो ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे। पहला ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए पी एस और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल सी क्यू आर। मैं आपको पहले दिखा भी देता हूँ कौन से दो ट्रायंगल की बात चल रही है यहाँ पे, ट्रायंगल ए पी एस और ट्रायंगल सी क्यू आर। ट्रायंगल ए पी एस ये वाला ट्रायंगल है और ट्रायंगल सी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स की बात चल रही है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले ही कि जो ए पी है, ये वाली साइड जो है ए पी, वो किसके इक्वल है? सी क्यू के। तो मैंने इन दोनों को ग्रीन कलर से मार्क कर दिया। ऐसे ही जो ए एस है, ये वाला ए एस, वो किसके इक्वल है? सी आर के। ये दोनों भी इक्वल हो गए, मैंने इनको टिक से मार्क कर दिया। और जो हमारा पी एस है, ये पी एस, वो किसके इक्वल होगा? क्यू आर के। क्यों? पी एस और क्यू आर इसलिए इक्वल होगा क्योंकि पी क्यू आर एस को हम ऑलरेडी क्या प्रूव कर चुके हैं? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमने देखा ट्रायंगल ए पी एस और ट्रायंगल सी क्यू आर वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय ट्रिपल एस, येस और नो। तो इस फिगर को मैं साफ़ सुथरा रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो थोड़ा सा बैक करके। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायंगल ए पी एस और ट्रायंगल सी क्यू आर में जो ए पी है वो सी क्यू के इक्वल आ गया, जो ए एस है वो किसके इक्वल आ गया? सी आर के। और जो पी एस है वो किसके इक्वल आ गया? क्यू आर के। ठीक है, इनका रीज़न ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो ट्रायंगल ए पी एस है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्रायंगल सी क्यू आर के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब कि जो इनके एंगल्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए पी एस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी क्यू आर के। अब देखते हैं ये दोनों एंगल है कौन से, ए पी एस और सी क्यू आर। ए पी एस कौन सा एंगल है? एंगल 3। और सी क्यू आर कौन सा एंगल है? एंगल 4। इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो चुका है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। अब इसके आगे का मैं आपको दूसरे विंडो में बताऊंगा, क्योंकि वरना फिर यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, फिर समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से आप, जो एंगल 3 है ये वाला एंगल, और एंगल एस पी क्यू ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, और एंगल 2, ये तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री बना देगा। क्यों? क्योंकि किसी भी लाइन पे जो भी एंगल बनता है टोटल वो 180 डिग्री होता है। ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। इसमें कौन से एंगल आ रहे हैं? एक तो एंगल 3, एक एंगल एस पी क्यू और एक एंगल 2। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल एस पी क्यू और प्लस एंगल 2 180 डिग्री है, यस और नो। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को अब तक। सिमिलरली ध्यान से देखो, ये एंगल 1, ये वाला एंगल जो पी क्यू आर है, और एंगल 4, ये तीनों एंगल आपस में मिलकर 180 डिग्री बना देगा। क्योंकि किसी भी एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं वो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 4, इन तीनों एंगल्स को अगर हम सम कर देंगे तो 180 डिग्री मिल जाएगा। ध्यान से देखने पे पता चलता है कि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाने चाहिए।
इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 4। यस और नो? देखो थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था कि जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। देखो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो क्या हम इस एंगल 3 और एंगल 4 को कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने ये भी प्रूव करा था कि एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल हैं, ये हमने प्रूव करा था आइसोसेलेस जब हमने इसको दिखा रहे थे। दिखाता हूँ, देखो ये एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे मैं एंगल 1 और एंगल 2 को भी कट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों अपोजिट साइड्स में इक्वल टू के। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जो एंगल एस पी क्यू है वो किसके इक्वल आ चुका है? एंगल पी क्यू आर के। अब क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है तो हम मान लेते हैं वो एक्स के इक्वल है। हमें वो एंगल फिलहाल नहीं पता, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया से, ये दिखाने के लिए कि फिलहाल हमको एक्स की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हाँ दोनों किसी न किसी एंगल के इक्वल तो होंगे, तो हमने वो एंगल क्या मान लिया? एंगल एक्स। अब ध्यान से देखो आप फिगर में, आपको फिगर दिखाता हूँ, रुको फिगर को लाओ भाई जल्दी से, ये रही फिगर। देखो अब इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एस पी और आर क्यू दो पैरेलल लाइन्स हैं। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखो एस पी ये रहा पिंक कलर से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और आर क्यू ये रहा जिसको मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें ट्रांसवर्जल कौन हुआ बताओ? ट्रांसवर्जल हुआ पी क्यू, ये हो गया पी क्यू ट्रांसवर्जल इसका। इसका मतलब कि जो एंगल एस पी क्यू होगा ये वाला एंगल, और ये वाला जो एंगल होगा एंगल पी क्यू आर, इनको अगर मैं प्लस करूँगा तो 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है। कभी भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं आपके पास, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। वही तो यहाँ पे हो रहा है कि एस पी और आर क्यू पैरेलल है आपस में, और ये दोनों एंगल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो इसलिए इनको प्लस करके कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो एंगल एस पी क्यू को हमने एक्स माना और एंगल पी क्यू आर को भी हमने एक्स माना, दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। रीज़न लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब x और x को प्लस किया तो 2x आ गया, 180 डिग्री के इक्वल हो गया। तो x किसके इक्वल हो गया? 90 डिग्री के। अब x किसका एंगल था? कौन से क्वाड्रिलेटरल का एंगल था बताओ? x था एस पी क्यू या फिर पी क्यू आर, वो पार्ट था क्वाड्रिलेटरल एस पी क्यू आर का या फिर पी क्यू आर एस का। तो देयरफॉर हमने ये देखा कि जो पी क्यू आर एस है वो एक ऐसा पैरेललोग्राम है, इट इज़ अ पैरेललोग्राम in which one angle is 90 डिग्री। अब एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो वो क्या बन जाता है? बिल्कुल सही कहा आपने, वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल, जो कि हमको प्रूव करना था। पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल, तो हम ये प्रूव कर चुके हैं। आई होप आपको ये वाला जो सोल्यूशन है समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, और इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो क्योंकि देखो लेंथी चले जाता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। देखो मेरी 3 विंडोज़ लग गई इसमें, 3 मतलब पेंट की विंडोज़ लग गई हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।